Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों के प्रश्न, ठीक है, शिक्षण विधियों के प्रश्नों का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 68। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही शानदार और हाई लेवल के प्रश्न शिक्षण विधियों के लेकर आया हूँ। बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देख करके जाना और 20 ही प्रश्नों से सब कुछ, हर बात नहीं सीख के जाना साथियों। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए वीडियो है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। देखिएगा, आपके कोई सा भी सब्जेक्ट है आपके लिए उपयोगी वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको वीडियो अच्छा लगने की गारंटी है मेरी, क्योंकि हर एक प्रश्न से आप कुछ ना कुछ नया सीख करके जाओगे। और कोशिश रहना चाहिए 20 क्वेश्चन जो शिक्षण विधियों के हैं उनमें से 10 से ज़्यादा आप सही कर पाए। कोशिश आपकी ये रहना चाहिए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही मेहनत से पेपर बनाया गया है। इसके पहले भी साइकोलॉजी 12th की जो बुक है RBS की, उससे पेपर नंबर 73 अपलोड किया है, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख ले आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या आपके 1 है। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है शिक्षार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, और कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प सही है? एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो राइट आंसर का चयन कर लीजिए साथियों, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। देखो, इसका जो सही आंसर सोच समझ करके दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कुछ नया लाने का प्रयास किया है। हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से अगर प्रश्न आ जाते हैं और आप अगर इन प्रश्नों को सही कर देते हो तो वो होता है प्लस पॉइंट मेरिट दिलाने का काम, क्योंकि कॉमन प्रश्नों को सभी सही करने वाले हैं, याद रखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 3। आपका प्रश्न संख्या 1 में तीसरा विकल्प सही है। पूर्व पठन कार्य के बारे में बात की जा रही है, मतलब पठन से, पढ़ने से पहले जो कार्य किए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है जो पाठ के विचार हैं उसके साथ में जो सीखने वाले, मतलब जो छात्र है, उसके जो पिछले अनुभव और उसका जो पिछला ज्ञान है उसको जोड़ना। तो साथियों, जैसे प्रस्तावना में किया जाता है ना, पूर्व ज्ञान से छात्र को जोड़ा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। बाकी शिक्षार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के बारे में बात करने से ही काम नहीं चलेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको अनुभव से भी और ज्ञान से भी। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना गलत है। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो साथियों, इससे बेटर विकल्प कौन सा है? यहाँ थर्ड विकल्प। तो यहाँ पर आपका ओनली तीसरा ही विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि एक एक प्रश्न से आप नया सीख करके जाओगे और एक एक प्रश्न आपको नया लगने वाला है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। आपके सेकंड क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई आप कम प्रश्न सही करो। उद्देश्य ये है आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, कि कैसे एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उनका सही जवाब कैसे दे सकते हो। भाषा सीखने के संदर्भ में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, कई भाषाओं का एक साथ शिक्षण करवाना, और माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सिखाना। तो बताइएगा दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है आपके, क्योंकि भाषा सीखने के संदर्भ में बहुभाषिकता का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, राइट आंसर का चयन कर लीजिए। वापस सोच समझ करके उत्तर देना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, मतलब मातृभाषा का प्रयोग करना। शिक्षण के लिए भी, अन्य चीज़ों में दूसरी भाषाओं को भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षण में आप मातृभाषा का
प्रयोग कर रहे हो, जिस भाषा में जो बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो भी भाषा वहाँ पर रहेगी, तो फिर ये हो जाएगी बहुभाषिकता। त्रिभाषा सूत्र को आप हर जगह लागू नहीं कर सकते हो, ठीक है। विकल्प नंबर 1 इसलिए सही नहीं है। कई भाषाओं का एक साथ शिक्षण करवाओगे तो फिर क्या बहुभाषिकता हो जाएगी? वो नहीं होगी साथियों। तो आपका सेकंड विकल्प ही प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन समिति कौन सी है? राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय और राज्य का खजाना। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो राज्य है और जो संघ राज्य है, इनके क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की जो कार्यान्वयन समिति है उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा हमेशा, संघ राज्य हो या राज्य हो, इनमें समग्र शिक्षा, इसके कार्यान्वयन की समिति को नाम है राज्य कार्यान्वयन समिति। किस नाम से जाना जाता है इस समिति को? राज्य कार्यान्वयन समिति के नाम से जाना जाता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके थर्ड क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आईसीटी से संबंधित नहीं है। कल्पना, सृजन, पुनः प्राप्ति और प्राप्त करना। तो बताइए आईसीटी से संबंधित कौन सी चीज़ इनमें से नहीं है? साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका रहेगा प्रथम विकल्प सही है। कल्पना को आईसीटी से संबंधित नहीं माना जाता है। आईसीटी में सृजन मतलब किसी नवीन चीज़ का उत्पादन किया जाता है, पुनः प्राप्ति होती है और प्राप्त करना भी आ जाता है, लेकिन कल्पना इसमें नहीं की जाती है। तो देखो साथियों, आईसीटी का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ है ये, ठीक है। नवीन टॉपिक आपके रीट में एसएसटी में शामिल किया गया है आईसीटी का। तो साथियों आईसीटी का मतलब है जो दूरसंचार उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके बच्चों के शिक्षण में यूज़ करना उसका, ठीक है। विकल्प नंबर आपका यहाँ 1 सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए और सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है वो किस लिए किया जाता है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका क्या, हर एक प्रश्न जो आज का है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है साथियों। तो यहाँ पर देखो, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसकी आवश्यकता इसलिए मानी जाती है ताकि जो सीखने के परिणाम सामने आए हैं उनका आकलन किया जा सके, ठीक है। सीखने के परिणाम, बच्चों ने जो सीखा है उसके जो रिजल्ट आए हैं उनका आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों। बच्चे के ज्ञान का आकलन, शिक्षक के ज्ञान का आकलन, जनसंख्या का आकलन, इनके लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में आ गया तो लगभग 90% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। आपके प्रश्न संख्या 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जल्दबाजी में आप इसका उत्तर गलत दे सकते हो, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना चाहिए, भाषा कौशल का निर्माण करना चाहिए, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना चाहिए, या मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से उन्हें भाषा से परिचित करवाना चाहिए। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर का चयन करो कि बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में वो पढ़ने आ रहे हैं आपके विद्यालय में, आप शिक्षक हो, शिक्षक बनने जा रहे हो आप, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि आप शिक्षक बन गए, आपकी पोस्टिंग हो गई और आप स्कूलों में चले गए।
वहाँ पर नया सत्र आया, वहाँ बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रवेश करते ही उनको अ अनार का और अ आम का सिखाना शुरू करोगे क्या? या फिर भाषा कौशल का निर्माण शुरू करोगे? या वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करोगे? या फिर मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से उन्हें भाषा से परिचित करवाओगे? सही विकल्प बताइए 6ठे क्वेश्चन में। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि जो एक कोरी स्लेट है बालक, उसको हम भाषा से परिचित करवाएं मौखिक और कर्ण साधनों के माध्यम से। मौखिक मतलब बोल करके, कर्ण साधन मतलब क्या होता है? जो साधन सुनने में बच्चे की हेल्प करे। तो हमें भाषा से इन साधनों के माध्यम से परिचित करवाना चाहिए सबसे पहले। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 6ठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। वापस स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वर्तमान में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है दीक्षा ऐप, शाला दर्पण, यूडाइस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क पोर्टल। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। वापस बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं ये। तो देखो, जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप में तो क्या होता है साथियों, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपडेट किया जाता है। जैसे कोई मान लो लैपटॉप कंप्यूटर होता है ना, मोबाइल होता है, तो हम इनको नए नए सॉफ्टवेयर से अपडेट करते हैं ना, उसी प्रकार दीक्षा ऐप में भी नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है, मतलब शिक्षकों को अपडेट करने का कार्य करता है ये। तो फिर ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। शाला दर्पण में विद्यालय से संबंधित जो गतिविधियां होती है, जो विद्यालय से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन है, उनकी डिटेल है, सभी चीज़ें शाला दर्पण पर होती है। लेकिन यहाँ राइट आंसर है आपके यूडाइस। यूडाइस साथियों, इसका जो निर्माण किया गया है, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार वर्तमान में डेटा एकत्र कर सके। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर लिखना। अनुभव आधारित अधिगम, रटकर याद करना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक तो करके ज़रूर जाइएगा। और आप, मुझे पता है वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो मैंने एक दिन कहा था कि वीडियो को शेयर करो, तो हमारे ही एक जो साथी हैं उन्होंने लिखा था कि सर वीडियो को शेयर करेंगे तो सब देख लेंगे तो मेरिट ज़्यादा बनेगी और हम पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए हम वीडियो को शेयर नहीं करते। तो भाई ये ऐसी सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है साथियों। सब देख लेते हैं तो क्या सभी का सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन जो मेहनत करता है उसका होता है। आप ऐसी सोच मत रखा करो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% होगा। तैयारी अच्छे से कीजिए। यहाँ जो राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन में वो रहेगा आपका अनुभव आधारित अधिगम। जो कला समेकित गतिविधियाँ हैं वो अनुभव आधारित अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि कला समेकित गतिविधियों में बालक अनुभव के माध्यम से सीखता है। सही उत्तर लिखना, रटकर याद करना और पाठ्य पुस्तक से नकल करना तो गलत है साथियों, तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल ही। ओनली सेकंड विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आते हैं। आपके 9वां क्वेश्चन, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 12 तक, पूर्व विद्यालय से 12 तक। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में आपका कौन सा विकल्प सही है? समग्र शिक्षा इनमें से किन वर्गों में शामिल की जाती है? प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बता दीजिए। तो देखो, जो समग्र शिक्षा है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व विद्यालय से 12 तक की जो कक्षा होती है इसको शामिल किया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसमें हम क्या करते हैं, कक्षा 1 से 12 तक लगा देते हैं, या कक्षा 1 से 10 तक, या कक्षा 1 से 8 तक। इन तीनों के लगाने के बहुत ज़्यादा चांस है। सबसे कम चांस है हम पूर्व विद्यालय से 12 तक लगाते हैं, लेकिन समग्र शिक्षा में पूर्व विद्यालय से 12 तक की कक्षा को सम्मिलित किया जाता है।
तो आपके 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। आपके प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है, देखो, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन का अभिप्राय है। 90% चांस है यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि वाक्यों शब्दों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। पढ़ना विद्यार्थियों को विभिन्न विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। अब यहाँ पर मैंने पहले कह दिया था 90% चांस है क्वेश्चन को गलत करने के, तो इसलिए सोच समझ करके उत्तर देना साथियों। 10वें क्वेश्चन में बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखो, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन का अर्थ होता है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अर्थ गणने का मतलब होता है हम उस अर्थ को यदि समझ लिए तो वो ही अर्थ गणना कहलाता है। साथियों आप गए होंगे मेरे हिसाब से चौथे विकल्प पर, क्योंकि चौथा विकल्प कह रहा है पढ़ना विद्यार्थियों को विभिन्न विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो साथियों प्रोत्साहित करता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पढ़ने का एक और पढ़ने के बाद में 2 शब्द और, पढ़ना अर्थ गणना है। तो अर्थ गणना मतलब अर्थ को समझना है, मतलब पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। साथियों विकल्प नंबर आपका 1 ही सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। एक बात और बता दूं, किसी भी प्रश्न पर यदि आपको डाउट होता है तो कमेंट में लिख सकते हो। हालांकि एक एक प्रश्न का उत्तर 101% सटीक है, 101% सटीक है एक एक प्रश्न का उत्तर, क्योंकि प्रश्न खुद गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है ये, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित प्रश्न है ये, मैंने प्रश्न छाटे हैं वहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है? विद्यालयी पोषण उद्यान, अतिथि भोजन, तिथि भोजन और खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो देखो एमडीएम जिसको कहा जाता है मिड डे मील, जब आप शिक्षक बनकर के विद्यालयों में जाओगे तो वहाँ पर आपको 1 महीने में ही अच्छी तरह से एमडीएम के बारे में जानकारी हो जाएगी, 1 महीने में ही, कि भाई एमडीएम होता है कि अगर कोरोना वायरस चला गया, बच्चे स्कूल आ गए तो, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो एमडीएम ही नहीं बनेगा। तो साथियों जो एमडीएम बच्चों के लिए होता है ये अतिथि भोजन इसका दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि अतिथियों के लिए क्या एमडीएम बनाया जाता है? गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए एमडीएम की व्यवस्था करती है। हालांकि कई ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो बच्चों से ज़्यादा एमडीएम खा जाते हैं। आपने इस चीज़ को अनुभव कर रखा होगा, आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। तो साथियों यहाँ अतिथि भोजन आपका राइट आंसर है, एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है अतिथि भोजन। तो चलिए नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक और बात बता दूं कि आप यूँ मत सोचो कि सर शिक्षकों की बुराई कर रहे हैं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ साथियों। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, मैंने अनुभव किया इस चीज़ को, इसलिए बोल दिया है। बाकी बुरा अगर किसी को लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, 12वां क्वेश्चन। तो चलिए 12वां क्वेश्चन आपके है, सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो यदि आपको सीखने की अक्षमता का आकलन करना है, अक्षमता का, तो फिर आप अभिक्षमता में तो अभिक्षमता का आकलन होगा साथियों, छानबीन में भी नहीं होगा, बल्कि ये नैदानिक परीक्षण में हमें सीखने की अक्षमता का आकलन का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है। उपलब्धि परीक्षण में तो हम सीखा कितना है बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है एक कक्ष में, उसका आकलन कर सकते हैं उपलब्धि परीक्षण से। तो अक्षमता का आकलन तो नैदानिक सही होगा साथियों। 4th विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है, लिख लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वां क्वेश्चन समझते हैं प्रश्न संख्या 13 को। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में
निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकता एवं विविधताएं, और विद्यालय के भौतिक संसाधन। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि कौन कौन 10+ इस टेस्ट में कर लिया है साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, देखो 13वें क्वेश्चन को समझिए और आसानी से उत्तर दे दीजिए। राइट आंसर आपके आता है विद्यालय के भौतिक संसाधन जो होते हैं। भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे बिल्डिंग है, एक भौतिक संसाधन है विद्यालय की बिल्डिंग, जैसे शामपट, कुर्सी, टेबल और भी कई सारी चीज़ें ये भौतिक संसाधनों में आती है। तो यहाँ पर देखो विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में कौन बिंदु सहायक नहीं है? तो साथियों भौतिक संसाधन सहायक नहीं है। बाकी विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, विषय की छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकता और विविधता, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है भौतिक संसाधनों की बजाय। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वही राइट आंसर है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, कि बालक उच्च स्तर पर सामाजिक जैसे विषयों को पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए सामाजिक बच्चों को शुरू में पढ़ाई जाती है। या स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए मानवीय मूल्य विकसित करना बच्चों में। या सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, अथवा पाठ्य पुस्तक में दिए गए विचारों को जानने और रटने की क्षमता विकसित करना। तो बताइए प्रश्न संख्या 14 में आपका कौन सा विकल्प सही है साथियों? देखो 14वें प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 सही, क्योंकि यहाँ रटने की क्षमता को विकसित करना तो बिल्कुल ही गलत हो गया। राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए को पहचानने के लिए सामाजिक नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि बालकों में स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए मानवीय मूल्य विकसित हो, इसलिए सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन इसलिए कराया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर बल देता है। और सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो साथियों सक्रिय अधिगम मतलब जिसमें बालक खुद ही सक्रिय रहकर सीखता हो, खुद ही सक्रिय रहकर ज्ञान को ग्रहण करता हो, उसको कहा जाता है सक्रिय अधिगम। तो देखो बिल्कुल इसमें अध्यापक सुगम करता होता है। सुगम करता मतलब अध्यापक को सिर्फ मतलब जो अध्यापक होता है वो बच्चों को सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ों का निर्देश देता है। विश्लेषणात्मक सोच पर भी ये बल देता है, लेकिन यहाँ दूसरा विकल्प कह रहा है व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो करता है साथियों। ये विकल्प गलत है सक्रिय अधिगम के बारे में। बाकी एक दूसरे से को सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। ओनली आपका सेकंड विकल्प यहाँ सही है, जो कि सक्रिय अधिगम की विशेषता सही नहीं बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो साथियों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बेंचमार्किंग हिस्सा है, डबल स्टार वाला क्या 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने पर आकलन। तो देखो जो बेंचमार्किंग है साथियों, ये सीखने का आकलन का हिस्सा है। किसका? सीखने का आकलन। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या, इसको लिख लेना इस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 17 आपके है साथियों। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। तो देखो विज्ञान कक्षा 6 से आती है बच्चों के। कौन सी कक्षा से? कक्षा 6 से। तो कक्षा 6 को प्राथमिक में नहीं रखते हैं, बल्कि उच्च प्राथमिक में रखते हैं साथियों। इसलिए विज्ञान शिक्षा की शुरुआत उच्च प्राथमिक स्तर से स्वतंत्र या अलग विषय के रूप में की जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को।
तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 18 है, ये देखिए, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है, परियोजना आधारित ज्ञान, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो बताइए 18वें क्वेश्चन में एक बार प्रश्न को वापस समझ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए, अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो साथियों, प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है आपके वो है परियोजना आधारित ज्ञान। क्योंकि आप क्या जांच करना चाहते हैं कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है, तो इस चीज़ का आपको परियोजना आधारित ज्ञान के माध्यम से आसानी से पता आप लगा सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो साथियों, आज का ये सेकंड टेस्ट है। इसके पहले जो साइकोलॉजी का टेस्ट अपलोड किया है जरूर देखें, कक्षा 12वीं की पुस्तक से बहुत ही शानदार बनाए हैं। वो भी कोशिश रहेगी कि रोज डेली आपको बेटर से बेटर यहाँ पर नई नई चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से वो आपके सामने लाऊं। साथियों, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है सभी विषय वस्तु सीखना, मूल रूप से भाषा सीखना है। भाषा सीखने का मूल उद्देश्य केवल पुस्तक पर केंद्रित है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करना चाहिए और इनमें से सभी। तो 19वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइए, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ इनमें से कौन सा रहेगा? बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो साथियों, 19वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, अगर आप चौथे पे जा रहे हो तो गलत है, क्योंकि केंद्रीयता का अर्थ है भाषा सीखने में सभी विषय वस्तु सीखना, मूल रूप से भाषा सीखना कहलाता है। यदि आप सभी चीज़ें सीख जाते हो तो मतलब मूल रूप से अपने भाषा को भी सीख लिया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा ही लंबा बन गया क्योंकि समझाने में टाइम लगा प्रश्नों को, तो साथियों समझाना भी ज़रूरी होता है। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो चलिए 20वां क्वेश्चन। और साथियों, इसी प्रकार के टेस्ट रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, ताकि हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट बात करना चाहिए, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करवाना चाहिए, कक्षा में सहयोगी एवं सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, या संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करवाना चाहिए। तो बच्चों में आपको व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ावा आपको देना है, तो उसमें कौन सी चीज़ सर्वाधिक मदद करेगी? सबसे सटीक विकल्प का चयन करो। देखो, व्याख्यान आयोजित करवाने से तो बच्चों में सामाजिक गुण कभी भी नहीं आएंगे, व्याख्यान से काम नहीं चलता है। प्रतिदिन 5 मिनट बात कर लोगे जिससे भी कुछ नहीं होगा, बल्कि कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को यदि आप बढ़ावा देते हो तो बिल्कुल बालक में सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद वो चीज़ें करेगी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ, मिलते हैं कल साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।